हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का है ना ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें ज्योग्राफी में हम लोग भूमि संसाधन पढ़े थे पिछले क्लास में। और उसमें आप पढ़े थे कि मृदा किसे कहते हैं, भूमि किस प्रकार का संसाधन है ना, भूमि का उपयोग, ठीक है, मृदा कितने प्रकार की होती है, किस क्षेत्र में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। आज पढ़ेंगे भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। यानी कि आज हम लोग देखिए, आज मानव जो है भूमि का उपयोग बहुत कई उद्देश्यों में कर रहा है। मतलब आज अगर हम मानव के विविध उद्देश्यों को देखिए, बहुत सारा उद्देश्य है और सभी उद्देश्यों का लगभग पूर्ति भूमि पर ही होता है ना। भूमि संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि पहला हो गया आपका देखिए है ना कृषि, दूसरा आपका हो गया वन यानी वन विस्तार में, ठीक है। तीसरा आपका हो जाता है लगभग गैर कृषि कार्य में, यानी कि सड़क, उद्योग धंधा, है ना, यानी गैर कृषि कार्य में भी सड़क भूमि का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप चौथा देखें तो बंजर भूमि के रूप में भी इसका उपयोग होता है, या परती भूमि कह सकते हैं, परती भूमि, है ना, या कह सकते हैं चारागाह के रूप में, है ना, या गोचर भूमि कह सकते हैं। पांचवा चारागाह, पशुओं के चराने के रूप में, यानी चारागाह के रूप में। या छठा कह सकते हैं आप, है ना, मतलब बाग बगीचे उपवन लगाने में, बाग बगीचे में, ठीक है। या मतलब आज देखिए, आज लगभग होता है बंजर भूमि के रूप में भी, जिसका उपयोग 5 साल से हम लोग किए नहीं। वैसा भूमि, बंजर का मतलब जानते ही होंगे, है ना, कि वैसा भूमि जिसका उपयोग हम लोग 5 साल से नहीं किए हैं। तो आज देखिए मतलब बहुत सारा काम है, इसमें से कुछ प्रमुख है। कृषि में करते हैं, वन विस्तार में करते हैं, गैर कृषि कार्य सड़क, उद्योग धंधा लगाने में करते हैं, परती भूमि में कर रहे हैं, चारागाह के लिए करते हैं, बाग बगीचे लगाने में करते हैं। तो ये भूमि का उपयोग का स्वरूप बदलते जा रहा है। देखिए, तो भूमि उपयोग को 2 कारक प्रभावित करते हैं। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। तो भूमि उपयोग जो है आपका टोटल 2 तरह से प्रभावित होता है। एक हो गया भौतिक कारक और दूसरा आपका है मानवीय कारक, ठीक है। भौतिक कारक और मानवीय कारक। तो भौतिक कारक का मतलब जैसे हो गया जलवायु, मृदा, है ना, यानी भू आकृति, ये सब भौतिक कारक है। और मानवीय कारक में जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपरा सब शामिल किया जाता है। तो देखिए, आज भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो कहा जाता है कि देखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में, है ना, मात्र 93% भाग ही हम लोग भूमि का मतलब भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। मतलब 32.8 लाख में 93% ही इसका आंकड़ा है जो हम लोग भूमि उपयोग करते हैं। जो बाकी जो 7% है जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत, चीन अधिकृत क्षेत्र में चला जाता है। यानी कि मात्र इसमें से हम लोग कितने परसेंट, 93% भाग ही उपयोग करते हैं। बाकी जो 7% है वह पाक अधिकृत है या चीन अधिकृत, यानी उसमें चाहे तो पाकिस्तान का कब्जा है, नहीं तो चीन का कब्जा है 7% भूमि। तो भारत के देखिए, भारत के जो भूमि उपयोग है उसका उपयोग हम लोग कई तरीके से करते हैं। जैसे कि पशुधन के मामले में देखिए, कहा जाता है कि भारत पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा पशुधन रखता है, मतलब पशुधन के मामले में बहुत पहला स्थान रखता है। किंतु यहाँ पे अस्थायी चारागाह नहीं है, जो मतलब अगर अस्थायी चारागाह नहीं होगा तो पशुओं का विकास ठीक ढंग से नहीं होगा। और कहा जाता है कि जो मतलब इसका जो अस्थायी चारागाह न होने के कारण पशुधन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण यहाँ से मतलब पशुधन ज़्यादा विकसित होता नहीं है। यानी कि पशुधन के मामले में भारत आगे होते हुए भी इसके विकास में बहुत ज़्यादा पीछे है, जिसका सबसे प्रमुख कारण है अस्थायी चारागाह। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो मतलब अस्थायी चारागाह नहीं है, इसके कारण कोई पशुधन का विकास यहाँ पे उतना अच्छा से हुआ नहीं है। अगर हम बात करें अगर वर्तमान क्षेत्रफल का, तो 54% जो भाग है भूमि पर वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पे कृषि योग्य है, ठीक है ना। 54% भूमि क्या है? कृषि योग्य है, ठीक है। 54% भूमि कृषि योग्य, जिसमें से कहा जाता है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में भी विविधता है, यानी जहाँ पे शुद्ध रूप से खेती बाड़ी किया जाता है, ठीक है। जैसे पंजाब में, हरियाणा में लगभग 80%,
पंजाब और हरियाणा में 80% है, बाकी सभी राज्यों में 10% से भी कम खेती होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, जहाँ पे लगभग 10% से कम में भी खेती किया जाता है। पंजाब व हरियाणा में 80% खेती है, और बाकी जो हो गया मणिपुर, मिजोरम, हो गया, मिजोरम हो गया, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, और भी बहुत सारा राज्य है, बहुत सारा केंद्र शासित प्रदेश में आएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम भाग पे खेती किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो भूमि का जो आंकड़ा है, यानी कहने का मतलब पशुधन भी यहाँ पे होता है, लेकिन पशुधन का विकास उतना है नहीं, है ना। यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र की मतलब कृषि कितना है 54%, और पंजाब और हरियाणा में टोटल 80% भाग पे खेती माने भूमि जो है कृषि योग्य है। उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम मतलब क्षेत्रफल में खेती होता है। और अगर आप चाहिएगा, देखिए पर्यावरण को अगर संतुलित करना है, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए आपको कम से कम, है ना, किसी भी राज्य, किसी भी देश का लगभग 33% रखने के लिए, है ना, 33% भाग पर वन चाहिए, 33% भाग पर वन होना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब जैसे, है ना, जो कि लगभग बहुत कम है। अगर पर्यावरण को संतुलित रखना है तो 33% भाग पर वन होना चाहिए, लेकिन आज मात्र कहिए तो 1952 में राष्ट्रीय वन नीति रिपोर्ट इसका घोषित किया है ना। राष्ट्रीय वन नीति मतलब बनाया गया 1952 में, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आता है, तो बोलता है कि लगभग 20% भाग पर ही वन है, जबकि होना कितना चाहिए 33% भाग होना चाहिए। जिसमें से अगर हम देखिए, जैसे पर्यावरण को संतुलित रख के ही मतलब जो होता है ना, मतलब आजीविका, देखिए वन जो होता है, वन मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी होता है पर्यावरण संतुलित रखने के लिए। अगर पर्यावरण को संतुलित रखना है तो वन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य जितना भी होता है लगभग सब मदद करते हैं। जितना भी मृदा है ना, मतलब पथरीली जहाँ चट्टान होता है, जहाँ पे शुष्क मौसम है, जहाँ पे मरुस्थलीय है भूमि, वो सब बंजर ही भूमि है, ठीक है। तो लगभग कहा जाता है कि जैसे जितना भी जैसे रेल, सड़क, मानव अधिवास सब कहाँ होता है, ज़्यादा लगभग जिस क्षेत्र में होता है वहाँ पे, ठीक है ना, उद्योग धंधों का विकास कम है ना, भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है, भूमि का कटाव होते जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखिए, इसमें किसी भी देश को, है ना, संतुलित रखने के लिए, मतलब पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितना परसेंट वन चाहिए 33%। लेकिन हमारे राष्ट्र में जब राष्ट्रीय वन नीति आता है 1952 में, और ये बताते क्या है कि मात्र भाई 20% भाग पर वन का फैलाव है ना, और वन बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है। किसी पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अगर वहाँ पे खेती अच्छे तरीके से हो तो वन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा तो समय पर बारिश वारिश होगा नहीं, जिससे खेती बाड़ी ठीक से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है लगभग भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप लगभग खत्म हो गया। तो भूमि उपयोग का उपयोग हम लोग, भूमि का उपयोग कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं, है ना। और भूमि उपयोग दो तरीके से प्रभावित होता है, भौतिक कारक, मानवीय कारक। भौतिक कारक में जलवायु, मृदा अपरदन, है ना, बहुत सारे कारक आते हैं। मानवीय में जनसंख्या, संस्कृति, रीति रिवाज, कल्चर जितना आता है सब जो मानव के द्वारा होता है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन हम लोग उपयोग कितना करते हैं 93% भाग उपयोग करते हैं। शेष भाग पाक अधिकृत है या चीन अधिकृत है, ठीक है। तो कृषि योग्य टोटल भूमि लगभग 54% है, यानी कि 54% है ना। उसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र अगर देखिएगा तो 80% पंजाब हरियाणा में, मणिपुर, मिजोरम और भी बहुत सारे राज्यों में 10% से भी कम है, ठीक है ना। तो पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए भी 33% भाग पे वन चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना है 1952 में बताया गया कि 20% ही है, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है भूक्षरण या भू संरक्षण, यानी भूमि का कटाव कैसे होता है, नाश कैसे होता है, उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। रोकिए ना इसको। देखिए, तो भूक्षरण और भू संरक्षण है ना। देखिए, भूक्षरण का मतलब होता है मतलब भूमि का मतलब कटाव कैसे हो रहा है, भूमि का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। देखिए, तो भूक्षरण का मतलब है कि मृदा जब अपने स्थान से किसी प्रक्रिया के द्वारा जब स्थानांतरित हो जाती है, किसी प्रक्रिया के द्वारा, तो उसको भूक्षरण कहते हैं। जैसे कि गतिशील जल, पवन, हिमानी, है ना, सामुद्रिक लहर, ये सब एक तरह के मृदा चोर हैं। यानी कहने का मतलब है कि मृदा चोरी इस तरीके से होता है, तेज गतिशील हवा से, है ना, पवन से, हिमानी से, सामुद्रिक लहर से,
ठीक है। तो मृदा देखिए, मृदा का गुरुत्व बल के प्रभाव से पहाड़ों पर है ना मृदा नीचे स्थलित हो जाती है। पर्यावरण समस्या भी ज़्यादा होता है, पर्यावरण समस्या जलवायु परिवर्तन है ना, भूतापन जैसी भयावह स्थिति के कारण मृदा का अपवर्तन मतलब भूमि का कटाव होता जाता है। ठीक है, जैसे धीरे धीरे भारत में इस तरह से लगभग कहा जाता है कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का वन खत्म हो गया है। जैसे कहीं कहीं देखिएगा, जैसे कि जब कहीं खनन होता है किसी भी चीज़ के लिए तो खनन के उपरांत भूमि को छोड़ दिया जाता है, वैसे ही तो वहाँ से भी हवाओं के द्वारा मृदा का कटाव होना शुरू हो जाता है ना। उड़ीसा जो है राज्य है ना, उड़ीसा जो हो गया लगभग मतलब वन उन्मूलन यानी कि वन के कटाव के कारण मतलब भूमि उन्मूलन का शिकार, भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। लेकिन जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये सब राज्य जो है लगभग खनन के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है यहाँ पे। अगर हम यही बात करें है ना, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तो अति पशुचारण ने भूमि स्तर को ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से है ना, अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि मतलब वहाँ पे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं जो मृदा के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से देखिए मृदा बहुत तरीके जैसे खनिज उद्योग धंधों से भी, जैसे है ना सीमेंट, मृदा बर्तन, मृदा निर्माण में चूना पत्थर खड़िया सिलखड़ी के पीसने से जो धूल होता है ना, वायुमंडल में धूल विसर्जित होते रहता है, इस कारण से मृदा का कटाव होते रहता है। तो लगभग उद्योग से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उससे भी मृदा भूमि निम्नीकरण होता है, दोनों प्रदूषित हो जाते हैं, भूमि प्रदूषित होता है और जल भी प्रदूषित होता है, जिससे भूमि का निम्नीकरण होते रहता है। यानी कि भूमि निम्नीकरण का कई कारण है, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई है ना, पशुचारण। ठीक है, जैसे भी देखिए कई राज्य पशुचारण से, तो कई राज्य वन उन्मूलन से, तो कई राज्य खनन से, तो कई उद्योग धंधों से परेशान हैं। तो आप जानते हैं कि मानव का जो 95% से भी अधिक काम है, सब आवश्यकता उसका भूमि से ही होता है ना। जीवन की उत्पत्ति और उस विकास के लिए भूमि संसाधन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। लेकिन कहा जाता है कि यही इसी कारण से हमारे पूर्वज जो है इस संदर्भ में इसका उपयोग किए हैं कि मतलब अभी जो मतलब हमारे पूर्वज जो उस समय उपयोग किए, आज देखिए लगभग कि कहा जाता है कि उनकी संतति के रूप में मतलब अभी भी हम लोग को भूमि उपयोग में मिल रहा है। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी ये लगभग आय काम कर रहा है। मतलब भोजन आवश्यकता, ये सब भोजन है, वस्त्र है ना, आवास है, सब तरह का आवश्यकता मानव ने जो अपने लिए बनाया है। ठीक है, तो कहा जाता है कि लगभग भूमि निम्नीकरण मानव युग के लिए सबसे विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए सबसे ज़्यादा चुनौती है, यानी कि मानव के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या बन रहा है, वो भूमि निम्नीकरण का है। और भूमि निम्नीकरण को मतलब संरक्षित करना ही चाहिए भूमि को। तो देखिए मृदा में फसल, देखिए ऐसे कई तरह के तरीके हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण को रोक सकते हैं। जैसे फसल चक्रण, फसल चक्रण में होता क्या है ना कि मतलब फसल चक्रण में मौसम के अनुसार बदल करके फसल लगाया जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण से कहा जाता है कि मृदा के पोषणीय स्तर बरकरार रहता है। और गेहूं, कपास है ना, मक्का, आलू लगाने से मृदा लगातार मतलब मृदा में लवणीय मतलब जो होता है, मृदा में जो हरास तत्व होता है वो खत्म हो जाता है। यानी फसल चक्रण क्या है, फसल चक्रण के माध्यम से है ना मतलब मौसम के अनुसार बदल कर फसल लगाई जाती है, जिसके कारण से है ना मृदा का जो स्रोत है पोषणीय स्तर वो बरकरार बना रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में देखिएगा तो समुचित जुताई होता है वहाँ पे, है ना। समुचित जुताई के तहत भी मृदा की गुणवत्ता को बना के रखा जा सकता है। एक पट्टिका कृषि होता है जिसमें फसलों के बीच में है ना मैंने घास की पट्टी लगाई जाती है ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। इसके अलावा रसायनों का उचित मतलब रसायनों का उपयोग कम करके है ना, उचित खाद का उपयोग करके, ये सब करके हम कई तरह के मतलब है ना मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। वन लगाना भी मृदा संरक्षण सबसे बड़ा शर्त है। यानी पेड़ पौधे लगाना भी मृदा के लिए बहुत बड़ा शर्त होता है। ठीक है ना, निकालने का मतलब है कि वृक्षारोपण है ना, वृक्षारोपण भी मृदा संरक्षण का सबसे बड़ा शर्त है। जैसे कि मतलब बहुत भारी मात्रा में मृदा बचाया जा सकता है ना। जैसे एक एंड्रीन नाम का रसायन आता है जो मतलब मेढक के प्रजनन को भी नष्ट करता है। जब हम खेतों में है ना लगभग रासायनिक चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करने लगते हैं है ना, तो वहाँ पे जो केचुआ होते हैं, जो मेढक होते हैं, ये सब एंड्रीन नाम के रसायन से उसके उत्पत्ति पर रोक लगा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, एंड्रीन नाम का रसायन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। ठीक है, कीटों की संख्या को बढ़ा देता है, इसीलिए रासायनिक खादों का उपयोग मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक करना नहीं चाहिए। ठीक है, वृक्षारोपण ज़्यादा कीजिए है ना, पट्टिका कृषि लगाइए, फसल चक्रण कीजिए, समुचित जुताई कीजिए, जिससे मृदा का संरक्षण हो सकता है। तो इस तरीके से जो आपका जो चैप्टर था भूमि संसाधन खत्म हो गया। तो इस चैप्टर का नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा है ना, इससे जितना हो सके उतना जल्दी जुड़िए है ना, जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना ही जल्दी मतलब नोट्स डाला जाएगा। ठीक है, तो जिनको नोट्स चाहिए वो बच्चे जुड़ सकते हैं। तो आपका इस तरीके से संसाधन खत्म हो गया और आपका भूमि संसाधन खत्म हो गया। अगला जो आपका चैप्टर है ना जल संसाधन, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा।